नमस्कार किसान भाइयों। समय बदल रहा है। बदलते समय के साथ साथ कृषि के काम भी बदल रहे हैं। वो अलग समय था जब हमारे किसान भाई वर्ष में केवल एक बार फसल लेते थे। अब कृषि वैज्ञानिकों की सलाह और किसानों ने अपनी मेहनत के दम पर कृषि के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त की है। और आज हमें जिला देवास के एक ऐसे गांव में जहां एक सीमांत कृषक है, सीमांत अर्थात बहुत छोटे किसान, जिन्होंने अपनी मेहनत से और पास में कृषि विज्ञान केंद्र देवास है, वहां के विशेषज्ञों की सलाह से अब आप वो खुद बताएंगे कि उन्होंने क्या उसमें सफलता प्राप्त की। उन्हीं से जानते हैं। इनका नाम है लक्ष्मीनारायण, गांव है पोलाई जागीर, जिला है देवास। लक्ष्मीनारायण जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सर्वप्रथम तो आप हमें बताएं कि इतनी बढ़िया फसल लहला रही है, इसके पीछे क्या राज है, क्या रहस्य है? जी, ये जो राज जो है कि ये सफलता जो आपको दिख रही है फसलें, ये सब तकनीकी और तकनीकी ज्ञान के साथ साथ में बीजों का चयन और अपनी जो मेहनत होती है बोने का जो तरीका है, ये इनके आधार पे आपको सब दिखाई दे रहा है। बिल्कुल किसान भाई, ये तकनीकी ज्ञान बहुत जरूरी है आज के समय में, पर किसान की मेहनत तो है। लक्ष्मी नारायण जी, आपके पास कितनी जमीन है और इस जमीन में हम जो देख रहे हैं कौन कौन सी फसल है और किस पद्धति से आपने बोई? जी, मेरे पास 4.5 एकड़ भूमि है, जिसमें से अपनी जो 1 हेक्टेयर जो भूमि है वो सिंचित है, बाकी असिंचित है। और फसलों के बारे में विषय में बात की जाए तो गेहूँ है, चना है और लहसुन है, और पशुओं के लिए जो खाद्य सामग्री वो हमने लगा रखी है। बोने की जो पद्धति का तरीका जो बात किया जाए तो जो मेड़ नाली होती है, नई जो पद्धति है, रेज बेड प्लांटर के द्वारा रीज एंड फरो पद्धति से ये बोनी की गई, जिसमें गेहूँ चना यानी कि जो भी फसलें यहाँ पे हो रही है वो उसी तरीके से हो रही है। लक्ष्मी नारायण जी, पहले तो इस नई पद्धति के फायदे बताओ, आप क्या फायदा है? जी, फ़ायदा एक हो तो गिनाऊँ, लेकिन फिर भी मैं दो चार फ़ायदे आपको मतलब ध्यान आकर्षण के लिए करवा सकता हूँ। कि पहला लाभ तो ये है कि जो बीज का जो जमाव होता है वो पर्टिकुलर जो साधारण पद्धति से जो हम बोते हैं उस लेवल से देखा जाए तो इसमें बीज का जमाव बहुत अच्छा होता है। दूसरा, जड़ों का विकास अच्छा होता है। ज़्यादा पानी गिरने की अवस्था में पानी नालियों के थ्रू खेत से बाहर निकल जाता है, यानी फसलों में जड़ गलन या तना गलन या सड़ने की समस्या नहीं आती है। तीसरा, यदि पानी की वर्षा कम हो तो 21 दिन तक ये ड्राई स्पेल भी हो तो फसलें नमी, इसमें जो बेड जो होता है ये नमी बरकरार रखता है। एक और जो लाभ है वो मिट्टी का पीएच इसमें वैल्यू है वो बना रहता है। उकटा की जो समस्या है जिसको हम बिल्ट बोलते हैं, वो समस्या धीरे धीरे लगभग धीरे 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 2 या 4 सालों में समाप्त हो जाती है। और प्रोडक्शन जो है वो भी इसमें अपेक्षाकृत 15 से 20% बढ़ के आता है, क्योंकि जड़ों का विकास अच्छा होता है। बिल्कुल। अब आप हमें बताएं कि सबसे पहले हम गेहूं की बात करते हैं, तो गेहूं की कौन कौन सी उन्नत फसल जो किस्में आपने बोई हैं? जी, गेहूँ की इस बार 2 उन्नत किस्में लगाई है, पूसा अहिल्या और पूसा वाणी। इसका जो नंबरिंग है वो 1600 HI 1633 है, और HI 1634 जो क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र इंदौर से मतलब संबंध रखती है। इन जो प्रजाति है, इनको जो नई प्रजाति, इनको आपने क्यों बोया? इनके बोने से क्या लाभ है किसानों को? जी, जो ये जो 2 प्रजातियों के मैंने नाम आपको गिनवाए, एक तो कम पानी की फसलें, मतलब इनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता, इतनी जो ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता इनको नहीं लगती। तीसरा, इनका जो बोने का जो टाइम पीरियड है वो भी एक ये कि जो बहुत सारे किसान कहते हैं कि यार आलू लगाया या मटर लगाया उसके बाद में बोने के लिए जो फसलें ऐसी हो कि हमारे यहाँ पैदावार गेहूँ की आ जाए, क्योंकि अब तक ऐसी फसलें नहीं थी गेहूँ के विषय में। तो ये ऐसी है कि जो दिसंबर एंड यानी 31 दिसंबर तक भी आप लगा पाएँ तो ये एक बेहतर उत्पादन देती है। अभी हमारे किसान भाई बता रहे थे कि नई पद्धति से गेहूं बोने से या चना बोने से उत्पादन में असीम सफलता प्राप्त होती है और पौधे को पानी, हवा और खाद पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक रूप से भी मिलता है। अब गेहूं की बात करें, जो आपने उन्नत किस्में बोई हैं, ये कम सिंचाई में भी पैदा हो जाती हैं, तो इसमें अभी तक आपने क्या क्या मेहनत की? जी, वैसे तो कोई विशेष नहीं किया है, लेकिन बोने का जो तरीका है, बीज जो उन्नत किस्म का चयन किया है, और बोने के लिए जो बीज दर जो विशेष होती है, किसान भाई अभी हमारे क्षेत्र में आसपास क्या करता है कि 1 एकड़ का 100 kg डालते हैं बीज दर। हमने एक विशेष इस बार प्रयोग किया कि हेक्टेयर का यानी कि 2.5 एकड़ में हमने 75 किलो बीज के औसत से हमने बीज लगाया है। तो एक बीज की बचत हो गई, दूसरा उत्पादन बढ़ेगा। इसमें आप देखेंगे तो आपको टिलर्स की संख्या, आप मतलब सामान्य तौर पे अभी आप जो परंपरागत तरीके से जो किसान बोते आए हैं उस तरीके में, और इसमें आप देखेंगे तो आपको इसमें जो कूचे आते हैं, टिलर्स जो ब्रांचेस आती हैं, उससे 2 गुना 3 गुना आपको दिखेगी। तो स्वाभाविक है कि पौधे का विकास अच्छा होगा। पौधा फसलों से जो अंदर जो खाद जो पड़ा है
उसको अच्छे से ग्रहण कर पाएगा, पानी का अच्छा अवशोषण करेगा, पौधे का विकास अच्छा होगा, फलस्वरूप दाना भी अच्छा मिलेगा और उत्पादन आपका बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद भी और एक और लाभ जो होता है वो ये होता है कि पौधे में हवा और पानी का जो प्रकाश का जो आवागमन है वो व्यवस्थित होता है। तीसरा, यदि पानी गिरता है, ओला या पाला जो आप समझते हैं कि बारिश हो जाती है असमय, अभी जैसे अभी पिछली बार बारिश हुई, बहुत सारे किसान भाइयों की फसलें आड़ी हो जाती है, गिर जाती, इसमें गिरने की समस्या नहीं आती। अभी आपने बुवाई के और बीज के बारे में बताया, सही बात है कि अच्छा बीज बोओगे तो उत्पादन अच्छा होगा, फसल अच्छी होगी, पौधा अच्छा होगा। और हमने अभी देखा है, आपके फार्म में घूमकर देखा है कि एक जो अंकुरण हो रहा है उसमें कई पौधे निकल रहे हैं, ये अच्छी बात है। फर्टिलाइजर की बात करें, कौन कौन से खाद दिए अपन ने? जी, फर्टिलाइज़र का यदि अपन बात करते हैं, फर्टिलाइज़र पे जाते हैं तो हम लोग संतुलित जो खाद है, जो वैरायटी और फसलों के अनुसार जो खाद हमको देना चाहिए, हम लोग उसी का चुनाव करते हैं। जैसे जो गेहूं का जो रहता है वो 120 70 और 30, जो NPK 120 70 30, ये हम लोग बोनी के पहले खेतों में लगाते थे। बाकी जो नाइट्रोजन की जो मात्रा रहती है वो एक पहले पानी पे 21 दिन पे, और दूसरी मात्रा जो रहती है वो 60 दिन पे यूरिया की जो मात्रा है वो हम लगा देते हैं। इसके अतिरिक्त हम अलग से कुछ खाद या टॉनिक या कुछ भी अलग से अतिरिक्त कोई खर्चा हम नहीं करते। जी, हमने ये भी देखा कि आपने अंतर्वर्ती फसलों के रूप में गेहूँ, फिर चना, फिर गेहूँ ऐसा बोया है। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आपने ऐसा क्यों बोया? इससे क्या फ़ायदे हैं? जी, ये प्रेरणा तो जो मिली है वो तो मुझे कृषि विज्ञान केंद्र से ही मिली है, क्योंकि जो सारा टेक्निकल जो डाटा है या सपोर्ट है या जो भी बोने के जो तरीके नए नए हैं, वो कृषि विज्ञान केंद्र की जो टीम है वो आती है, समय समय पे मार्गदर्शन करती है। और पूरा सपोर्ट जिसको अपन बोल सकते हैं कि पूरा जो मार्गदर्शन है वो कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से ही है। अभी आपने बताया लक्ष्मी नारायण जी, आपने यहाँ अच्छे बीज बोए हैं और बीज की अच्छे बोने से या प्रमाणित बीज बोने से क्या फ़ायदे हैं? अब हम बात करते हैं खाद की। तो खाद कौन से दिए हैं और कब-कब दिए हैं? जी, खाद हमने जो बोने के समय 200 किलो NPK प्रति हेक्टेयर और 30 किलो पोटास अतिरिक्त, और जो भी अपने पास उपलब्ध गोबर जीवांश खाद रहता है, कार्बनिक खाद रहता है, उसको बोने से पहले हम लोगों ने ज़मीन में मिला दिया और बोनी कर दी। इसके बाद में यूरिया जो है वो 100 किलो 20 से 25 दिन पे, और बाकी 100 किलो बची हुई मात्रा 50 से 55 दिन पे हम लोगों ने लगा दी। लगा देते हैं। इसके अतिरिक्त कोई अलग से हमने टॉनिक या खाद या किसी प्रकार का कोई इस्तेमाल नहीं किया। जी, तो ये तो कम पानी की फसल है ना, ये जो प्रजाति है। जी लक्ष्मी नारायण जी, हमने देखा है कि आपने अंतर्वर्ती फसलों के रूप में चना, गेहूँ ये बोए हैं। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ कहाँ से मिली? किन वैज्ञानिक ने आपको दी है और इससे क्या फ़ायदे आपको इस समय नज़र आ रहे हैं? जी, ये जो फसल बोई है, जो अंतर्वर्ती फसलें, ये प्रेरणा हमको कृषि विज्ञान केंद्र देवास से मिली है। और बोने का लाभ ये है कि जैसे आप देख रहे हैं कि मतलब 4-6 लाइन आपको चने की दिखेगी, फिर 2 लाइन गेहूँ की दिखेगी। इससे लाभ ये रहता है अंतर्वर्ती फसलें लेने से कि एक तो कीड़े और बीमारियों का जो अटैक जो आता है, उसका जो दौर आता है, उसमें इसमें लाभ मिलता है कि बीमारियाँ इधर से इधर गेहूँ की उस चने में नहीं जाती और चने की गेहूँ में नहीं आती है। दूसरा, आपको जो तुषार जो पाला गिरता है उससे बचाव होता है, और दोनों फसलें एक दूसरे की सफसली के रूप में काम करती है। उधर जो नाइट्रोजन है चने से गेहूँ ले लेगा, और गेहूँ पे जो है चिड़िया वगैरह बैठती है तो कीड़े मकोड़े उनको खा के, यानी प्राकृतिक रूप से कंट्रोल होता है जिसको हम बोलते हैं। लक्ष्मी नारायण जी, बात चने की चल रही है, तो चने में आपने अब क्या-क्या काम करेंगे अच्छे उत्पादन के लिए? जी, जैसे चने में बोनी के बाद में हम लोगों ने एक पानी लगा दिया है, तोड़ाई खुटाई करवा दी है, और बाकी सब काम हो चुका है। अभी इसमें जो जो सब अपने को जो कीड़े मकोड़ों के लिए जो स्प्रे करना है वो बचा हुआ है। और इसके बाद में पानी की जो दूसरी खेप जो देना रहती है वो 70 से 80, जब गेंटे बन जाते हैं यानी फूल पे से ख़त्म हो जाती है वैरायटी, चना पे जब टोटल दाने आ जाए तब इसमें एक पानी और हमको देना है। इससे अधिक उत्पादन हमको, मतलब जो साधारणतः जो हम लोग चने की खेती करते हैं उससे इससे उत्पादन बढ़ के मिलेगा। इसके पहले आप कौन-कौन सी फसल बोते थे? इसमें यह परिवर्तन क्यों आया? कैसे आया? जी, इसके पहले तो जो साधारण फसलें जो जैसे जो साधारण किसान लगाते हैं, जो समाज में जो हम देखते हैं कि पड़ोसी ने क्या लगाया उसी आधार पे हम लोग तय करते थे कि गेहूँ लगाना कि चना लगाना। लेकिन जब से हम कृषि विज्ञान केंद्र देवास के संपर्क में आए 2016 से, तब से वहाँ से जो तकनीकी ज्ञान, वैरायटियों का चयन करना जलवायु के हिसाब से और मिट्टी के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से जो वो चयन करना वहाँ से हम लोगों ने सीखा है, और उसी के आधार पर हम लोग समावेशन करके वैरायटियों का चयन करके बोनी करते हैं। आप बताएं लक्ष्मी नारायण जी की बात अभी चने की चल रही थी, चने के संबंध में आपने बताया बढ़िया सी फसल लग रही है। जी तो आगे इसमें और क्या उपाय करेंगे आप? जी,
उपाय के लिए अब इसमें जो अपना जो कीड़े मकोड़ों के लिए जो स्प्रे करना है बचाव के लिए, पौध संरक्षण जो अपने को देना है दवाइयाँ वो देंगे, और एक आखिरी पानी जो देना है हमको 70 से 80 दिन के बीच में, जब टोटल दाने बन जाते हैं तब उससे उत्पादन और बढ़ के मिलेगा। एक महत्वपूर्ण बात जो हमारे किसान भाई जो कार्यक्रम को देख रहे हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में अभी आपने बताया है, किसानों के लिए इसका क्या महत्व है? जी, किसानों के लिए तो महत्व ये कह सकते हैं आज के समय में कि कृषि विज्ञान केंद्र एक वरदान जैसा है। जी। वरदान यानी कि यदि कृषक कृषि विज्ञान केंद्र से तालमेल बिठा के यदि चले तो उसकी दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति, मतलब ये मेरा अनुभव है जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि हो सकती है यदि किसान कृषि विज्ञान केंद्र से सहयोग में साथ में लेकर और उनके मार्गदर्शन में यदि किसान खेती करना शुरू करें। तो जो कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक रहते हैं वो आपके पास आते हैं या आप उनके पास जाते हैं? दोनों बात बताएं। दोनों चीज़ें होती हैं, समय समय पे हमारे ट्रेनिंग सेशन होते हैं, मतलब वो आपका प्रशिक्षण भी होता है, तो प्रशिक्षण के लिए हम लोग देवास जाते हैं, उनको बुलाया जाता है, और भी किसानों को बुलाते हैं। फिर समय समय पे कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक है, हमारे डॉक्टर अशोक कुमार दीक्षित, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र देवास और अध्यक्ष चेयरपर्सन, उनके मार्गदर्शन में वो यहाँ आके फिर दिखाते हैं कि कौन सी वैरायटियाँ लगाना है, क्या करना है। समय समय से जो मार्गदर्शन जो होता है वो पूरा हमारा वहीं से होता है। अभी आपने ट्रेनिंग की बात की कि हमारे किसानों को बुलाकर वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, तो उस ट्रेनिंग में आपको क्या क्या बातें बताई जाती हैं जिससे खेती में आप उसका लाभ उठा सकें? जी, पहली चीज़ तो ये होती है कि जो खेती करने का जो तरीका है, जो ढंग है, वो ही वहाँ से बदल जाता है। वहाँ से पूरा जो परंपरागत जो तरीका है उसको बदल के पूरी नई तकनीक का ज्ञान वहाँ बताया जाता है, सिखाया जाता है, तकनीकी और कृषि यंत्रों के बारे में। दूसरा आपको उन्नत वेराइटियों के बारे में। दूसरा आपको आपके खेतों में जो मतलब कीड़े बीमारियाँ जो आती है उन बीमारियों को कैसे आपको कंट्रोल करना है, किस बीमारी के लिए पहले से दवा डालना है, किस बीमारी के लक्षण दिखने पर आपको डालना है। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमारे ये छोटे किसान हैं, मतलब बहुत कम ज़मीन है उनके पास, जितनी होना चाहिए, बड़े किसान नहीं है, पर उस कम ज़मीन में कितनी बढ़िया तौर तरीके से खेती कर और अधिक उत्पादन प्राप्त करते हैं। अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि खेती के साथ साथ ये अन्य कौन सा व्यवसाय करते हैं और उस व्यवसाय से इनको कितना फायदा है और क्या व्यवसाय करते हैं, बताएं। जी, खेती के साथ साथ हम लोग समन्वित खेती प्रणाली इस्तेमाल करते हैं, जैसे पशुपालन है, तालाब से मछली पालन है, और केंचुआ खाद हम लोगों ने इकाई बना रखी है, तो इससे भी जो एक अतिरिक्त आय हमको लाभ जो है वो अर्जित हो रहा है। हमारे किसान भाइयों को, आप जैसे किसान जो कार्यक्रम को देख रहे हैं, नौजवान किसान हैं, उनको ये बताएं क्या नौजवान किसानों को पढ़ लिखने के बाद खेती करना चाहिए या अन्य व्यवसाय करना चाहिए? नहीं, जिनके पास जो पुश्तैनी यदि जायदाद है या खेती है, तो मेरे ख्याल से किसानों को तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के बाद में खेती को लाभ का धंधा बनाना चाहिए और इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। किसान भाइयों, अभी हमने आपको एक सफल किसान से मिलवाया जिन्होंने अपने उन तमाम बातों को हमसे शेयर किया जिनसे कोई भी किसान अगर लाभ उठाना चाहे तो लाभ उठाकर अपनी आय को 2 गुनी नहीं 4 गुनी कर सकते हैं। जैसे समय पर बोनी करना, अच्छे बीज बोना, सिंचाई अच्छी करना, बीज का चयन करना, साथ में पास के कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि अधिकारी से मिलकर समय समय पर कृषि की जानकारी लेना, ये तमाम बातें आप जानकारी लेंगे तो निश्चित तौर से किसान भाइयों, खेती का लाभ का धंधा था और अपार सफलता का धंधा बन सकता है। निश्चित इस कार्यक्रम का आप लाभ उठाएंगे। नमस्कार। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का
फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने भारत सरकार की पहल। कम पानी में लगने वाली किस्में विकसित करें किसान। ई नाम में शामिल होंगी सभी मंडियां। जायद में लगाएं तिल और चूजों की करें देखभाल। और अब खबरें विस्तार से। कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह फसल उत्पादन में उपयोग में लाई जाने वाली कार्य प्रणाली की दक्षता में सुधार लाने में योगदान देता है, जिससे फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है और परिश्रम को भी कम करता है। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए देश में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा 2014-2015 में एक विशेष समर्पित योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि मशीनों को सुलभ और सस्ती बनाकर हाईटेक और उच्च मूल्य वाले कृषि उपकरण और फार्म मशीनरी बैंकों के लिए केंद्र बनाकर उन लोगों तक पहुंचाना है जिनकी पहुंच से अब तक ये बाहर है। कृषि मशीनों की खरीद वित्तीय रूप से संभव नहीं है, इसलिए कस्टम हायरिंग सेंटर मशीनों को किराए पर उपलब्ध कराता है। राज्यों और अन्य कार्यान्वयन संस्थानों को इस योजना के तहत 2014-2015 से 2020-2021 के दौरान 4,556.93 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। अब तक 13 लाख से अधिक कृषि मशीनों का वितरण किया जा चुका है और 27,000 से अधिक कस्टम हायरिंग संस्थान स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2021-2022 में SMAM के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरिया फूड लेग्यूम रिसर्च इकाडा प्लेटफॉर्म की गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए गत दिनों मध्य प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के सिंह एवं प्रमुख सचिव श्री अजीत केसरी ने संस्थान का भ्रमण किया। इस मौके पर कृषि उत्पादन आयुक्त ने प्रक्षेत्र पर आयोजित अनुसंधान ट्रायल का अवलोकन किया। उन्होंने संस्थान से अपेक्षा की कि ऐसी प्रजातियां विकसित करें जो कम पानी में अधिक उत्पादन व रोग मुक्त तथा प्रदेश के सभी क्षेत्रों के लिए अनुकूल हों। विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र जहां पानी की कमी है वहां कैक्टस को पशुचारा के लिए उपयोग तथा दलहन में मसूर व तिवड़ा के उत्पादन पर चर्चा की गई। प्रमुख सचिव ने मसूर, चना, गेहूं व जौ की न्यूट्रिशियल क्वालिटी को बढ़ावा देने व दालों में अधिक आयरन व जिंक, गेहूं में बीटा कैरोटीन व ग्लूटामिन तथा जौ में मॉल्ट प्रतिशत को बढ़ावा तथा तिवड़ा में टॉक्सिन कंटेंट कम करने पर जोर दिया गया। इसके पूर्व इकाडा संस्थान के बारे में संस्था प्रमुख ने प्रक्षेत्र कर की जानकारी, गतिविधियों की जानकारी दी, जिसमें प्रमुखता से लगभग 60,000 जर्म प्लाज्म को इवेल्युएट किया गया और 4,000 उन्नत जर्म प्लाज्म मसूर, चना, तिवड़ा, काठिया, गेहूं व जौ को राज्य कृषि विश्वविद्यालय और भारत सहित साउथ एशिया के संस्थानों को प्रदान किया जाता है। इसमें से कई उन्नत प्रजातियों को विकसित किया जा रहा है जो कि पानी में अधिक रोग प्रतिरोधी रहेंगी। संस्थान के जेनेटिक मटेरियल से 9 वैरायटी बांग्लादेश और 7 वैरायटी नेपाल में प्रायोगिक चरण में हैं। भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना में मध्य प्रदेश की सभी मंडियों को शामिल किए जाने के लिए DPR तैयार करें। प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
सुश्री प्रियंका दास ने उक्त निर्देश समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 80 मंडियों में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश की शेष मंडियों में भी शीघ्र ही योजना का क्रियान्वयन किया जा सकेगा। भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा को मूर्त रूप दिया जा रहा है। कृषि विपणन में ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार में एक अभिनव पहल है, जिसमें एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल लॉन्च कर इसे और अधिक मजबूत किया गया है। समीक्षा बैठक में सुश्री दास ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक एफपीओ को पंजीकृत करने के निर्देश दिए हैं। तिल की कृषि अगर वैज्ञानिक तकनीकी बिंदुओं को ध्यान में रखकर की जाए तो खरीफ की अपेक्षा जायद में अधिक लाभ कमाया जा सकता है। तिल की विकसित जातियों में टीकेजी 22, टीकेजी 55, जेटीएस 8, टीकेजी 36 इत्यादि लगाई जा सकती है। बुवाई का उचित समय फरवरी माह है। उर्वरक में नत्रजन 130 किलो, 250 किलो सिंगल सुपरफास्फेट तथा म्यूरेट पोटाश 33 किलो प्रति हेक्टेयर दें। उर्वरक एवं बीज मिश्रण कदापि नहीं करें। बीज दर 5 से 6 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। खेत में कतार बनाकर गोबर खाद में बीज मिलाकर हाथ से बोया जाए तो अच्छा अंकुरण मिल सकेगा। पत्ती मोड़क कीट तथा भभूतिया रोग के लिए नियंत्रण के लिए क्यूनॉल फास 25 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 2 अंतराल 15 दिनों के अंतर से तथा भभूतिया की रोकथाम के लिए सल्फेक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतर से 2 बार छिड़काव करें। नवजात चूजे का वजन अंडे के वजन का लगभग 75% होता है। एक नवजात चूजा लगभग 72 घंटों तक बिना दाने के जीवित रह सकता है, परंतु प्रारंभिक दाना देने की शुरुआत शीघ्र करने से उसकी विकास दर अच्छी होती है। चूजों को साफ पेय पानी हर समय उपलब्ध होना चाहिए। चूजों के समुचित विकास हेतु पोषण, प्रजनन, स्वास्थ्य, आवास एवं प्रकाश की उचित प्रबंधन अति आवश्यक है। चूजों के आने पर 8% गुड़ या शक्कर का घोल देना चाहिए ताकि तुरंत ऊर्जा की पूर्ति हो सके। गर्मी के दिनों में इलेक्ट्रॉल या ORS का पाउडर पीने के पानी में देना चाहिए। शुरुआत के 2 हफ्तों में 1 दिन के अंतराल से विटामिन मिश्रण पीने के पानी में देना चाहिए। सांद्र आहार पहले दिन में ही देना शुरू कर देना चाहिए। सांद्र आहार में मुख्य रूप से ऊर्जा स्रोत के रूप में मकई, चावल, कनकी, गेहूं, ज्वार, बाजरा तथा प्रोटीन स्रोत के रूप में सोयाबीन, मूंगफली, बिनौला खली, दाल चुन्नी एवं मछली के चूरे का उपयोग किया जा सकता है। खनिज लवण मिश्रण 1.5 भाग प्रति 100 किलोग्राम मिलाया जाना चाहिए। नमक की मात्रा 0.6 भाग प्रति 100 किलोग्राम होनी चाहिए। ग्रामीण परिवेश हेतु देसी एवं संकर नस्ल के चूजे अधिक उपयुक्त होते हैं। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।